Hello everybody, good afternoon. I am Dr. R.K. Singh, Associate Professor, Department of Geography, TDPG College, VBS Purvanchal University, Jaunpur. After my few lectures, some of my students called up and asked me to deliver my lecture in Hindi. So here in this lecture, I have adopted a new method in which facts and informations will be presented here in English and I'll explain the things in Hindi. So let's see what is the topic of today. आज का शीर्षक क्या है? भारत चीन सीमा विवाद, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, वर्तमान परिदृश्य एवं भविष्य के परिणाम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में यह विषय अत्यंत समसामयिक एवं प्रासंगिक है। दैनिक समाचार पत्रों में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अगर हम देखते हैं तो भारत चीन सीमा विवाद के विषय में निरंतर अपडेट्स आते रहते हैं। तो ये जानना आवश्यक है कि वर्तमान में ऐसी परिस्थितियां क्यों उत्पन्न हुई हैं, इसके पीछे के ऐतिहासिक कारण क्या हैं, किस प्रकार से इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, वर्तमान में क्या स्थिति चल रही है और भविष्य में इसके क्या परिणाम आ सकते हैं। इसी के विषय में आज हम अपना अध्ययन केंद्रित करेंगे। ये जो मेरा लेक्चर है ये इसी पर केंद्रित है। तो सबसे पहले किसी भी समस्या के मूल में जाने के लिए उसको ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखना अत्यंत आवश्यक होता है। जैसे कि भारत चीन सीमा विवाद के अंतर्गत हम देखेंगे कि कब से ये समस्या प्रारंभ हुई और उसको भी जानने के पूर्व हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि चीन का इतिहास क्या है, किस प्रकार से वहाँ पर घटनाएं घटित हुई हैं जिन्होंने न कि केवल चीन को प्रभावित किया है बल्कि उसके अन्य पड़ोसी देशों को प्रभावित किया है। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि पूरे विश्व को चीन की घटनाएं पहले भी प्रभावित करती रही हैं और वर्तमान परिस्थितियों में कोरोना वायरस, भारत के साथ जो उसके वर्तमान के संबंध हैं, ताइवान के साथ उसके संबंध हैं, जापान के साथ उसके कैसे संबंध चल रहे हैं और दक्षिणी चीन सागर में क्या परिस्थितियां बनी हुई हैं, मलेशिया, इंडोनेशिया आदि देशों के साथ किस प्रकार से परिस्थितियां विकसित हो रही हैं। इसी के साथ साथ चीन किस प्रकार से हमारे अन्य पड़ोसी देशों जैसे पाकिस्तान, नेपाल के साथ किस प्रकार से अपने संबंध बढ़ा रहा है और किस प्रकार से परिस्थितियों को हमारे विपरीत उपयोग में लाने की चेष्टा कर रहा है। इन सब का अध्ययन करने के लिए हम आज आपके साथ यहाँ पर हैं और हम ये देखेंगे कि चीन का इतिहास क्या है। सबसे पहले हम इस पर जानने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं चीन के इतिहास के विषय में सूचनाएं दी गई हैं। जिस प्रकार से भारत के इतिहास के विषय में हम अगर देखते हैं तो अगर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो सिंधु घाटी काल से ही हमें ऐतिहासिक सूचनाएं प्राप्त होती हैं। उसके बाद वैदिक युग, बौद्ध, जैन धर्म और फिर कई राजवंश और साम्राज्य आए। मौर्य साम्राज्य, गुप्ता साम्राज्य, हर्षवर्धन, इन सभी के आए। उसी प्रकार से चीन में भी प्राचीन काल में साम्राज्य और राजवंश थे, उन्हीं का शासन चलता था। और जिस प्रकार से भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता थी उसी प्रकार से उसी काल में चीन में भी पीली नदी की घाटी और यांगटीसी नदी की घाटी में प्राचीन सभ्यताओं का आविर्भाव हुआ था। और जो सबसे पहले जिस राजवंश के बारे में हमें चीन की जानकारी प्राप्त होती है वो है जिया राजवंश।
जिसका आविर्भाव 2070 बीसी से लेकर में हुआ था और 1600 बीसी तक इस राजवंश का प्रभाव चीन के ऊपर रहा था। उसके बाद शांग राजवंश जो 1600 बीसी से लेकर 1046 बीसी तक जिसका प्रभाव चीन के ऊपर रहा। फिर झाऊ राजवंश जिसका प्रभाव 1046 बीसी से 256 बीसी तक रहा। और फिर 221 बीसी में क्विन राजवंश की स्थापना हुई। क्विन राजवंश इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि चीन शब्द की उत्पत्ति क्विन राजवंश से ही मानी जाती है। किन से चिन बना और फिर चीन से आज का चाइना बना, तो इसलिए इसका महत्व अधिक हो जाता है। इसके पहले शासक थे, या हम कह सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण शासक थे क्विन शी हुआंग, जिन्होंने पहली बार एक ऐसे राजवंश की स्थापना की जो कि साम्राज्य में परिवर्तित हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि किन शी हुआंग चीन के पहले सम्राट थे और इन्होंने ही चीन में पहली बार, हम अक्सर सुनते हैं कि चीन की ग्रेट चाइनीज़ वॉल के बारे में हमेशा हमें जानकारियां प्राप्त होती रहती हैं। तो जो सबसे पहली चीन की महान दीवार बनी थी उसका निर्माण किन शी हुआंग जो सम्राट थे वहाँ के, उन्होंने प्रारंभ किया था। उसके बाद हम देखते हैं हान डायनेस्टी आई थी जिसका प्रभाव 206 बीसी से लेकर 220 एडी तक रहा। जिन डायनेस्टी, सुई डायनेस्टी, तांग डायनेस्टी, जिन डायनेस्टी, ये और ऐसे राजवंश थे जिनका शासन 10वीं शताब्दी एडी तक चलता रहा। सोंग डायनेस्टी जिसका प्रभाव 11वीं और 12वीं शताब्दी में रहा, उसको चीन के विकास का स्वर्णिम काल कहा जाता है। उस समय चीन में सबसे अधिक विकास हुआ था। उसके बाद हम लोगों में प्राय अधिकांश लोगों ने चंगेज़ खान का नाम सुना था और उन्हीं के पौत्र थे कुबलई खान, जिन्होंने चीन में युआन डायनेस्टी या युआन राजवंश की स्थापना की थी, जिसका क्षेत्र जो है वो चीन, वर्तमान चीन और मंगोलिया सभी को लेकर के था। एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कुबलई खान ने की थी। फिर मिंग डायनेस्टी या मिंग राजवंश का प्रभाव 14वीं से 17वीं शताब्दी से रहा और किंग डायनेस्टी का प्रभाव 1644 एडी से 1912 एडी तक रहा। और दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि जो किंग राजवंश था यही चीन का अंतिम राजवंश था, जिसका प्रभाव 1911 ईस्वी तक रहा। 1912 ईस्वी में पहली बार रिपब्लिक ऑफ चाइना का आविर्भाव हुआ, 1 जनवरी 1912 को। ये देखिए, ये महान किंग का साम्राज्य था जो 1820 ईस्वी में था और इसमें आप देख सकते हैं कि रूस की यहाँ पर सीमा है। उस समय तत्कालीन भारत, आप देख सकते हैं कि कश्मीर की क्या स्थिति थी उस समय, जो भारत का ऊपरी हिस्सा है, और यहाँ बंगाल था। यहाँ आसाम की स्थिति आप देख सकते हैं, वर्तमान अरुणाचल प्रदेश या आसाम से किस प्रकार से भिन्न है, और यहाँ पर नेपाल था। ये 1820 ईस्वी में स्थिति थी और यहाँ पर तिब्बत जो है ये चीन का सीधे भाग नहीं था, ये चीन के प्रभाव में था। चीन इसको अपना अंग मानता था, लेकिन तिब्बत उस समय स्वतंत्र था और यहाँ पर हुजियांग प्रांत था, ये सिचुआन प्रांत है, यहाँ पर यूनान प्रांत है। तो भारत की जो सीमाएं थी वो तिब्बत से ही लगा करती थी, चीन के सीधे प्रभाव में ये नहीं आता था। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि 1912 में जब रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई तो जो पहले राष्ट्रपति हुए चीन के वो सुन यात सेन महोदय थे। लेकिन इनके राष्ट्रपति बनने के पश्चात भी निरंतर चीन में वहाँ के राष्ट्रवादियों और कम्युनिस्टों के मध्य संघर्ष 1949 तक चलता रहा।
प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में ये संघर्ष सीमित हुआ, अधिक संघर्ष नहीं हुआ। उस समय बाहरी शक्तियों से लड़ने के लिए लगभग एक हो गए थे, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद फिर ये संघर्ष अपने चरम उत्कर्ष पर आया और उसका परिणाम ये हुआ कि उस समय जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे माओ जेडोंग, इन्होंने पीआरसी, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना चीन के मुख्य भाग पर, जो चीन का मेनलैंड है, उस पर की, और ये हुआ ऐसा 1 अक्टूबर 1949 को। पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना के 2 अन्य नाम थे, कम्युनिस्ट चाइना या रेड चाइना भी इसको कहा जाता था। और जो राष्ट्रवादियों की सरकार थी, उनको यहाँ पर मुख्य चीन प्रदेश में पराजय झेलने के पश्चात उनको जाना पड़ा ताइवान में, और उन्होंने ताइवान पर शासन किया, जबकि चीन की मुख्य भूमि पर पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना का शासन हो गया। रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है वो ताइवान में उसका शासन हुआ। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि रिपब्लिक ऑफ चाइना को ही यूनाइटेड नेशन और अन्य वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त थी। पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना को यूएन में मान्यता जो है वो 1971 में ही मिल पाई, नहीं तो ताइवान स्थित रिपब्लिक ऑफ चाइना को ही मान्यता प्राप्त थी यूएन में और अन्य वैश्विक स्तर पर। अब यहाँ हम इस मानचित्र को देखते हैं, ये चीन है जो, और ये आउटर तिब्बत है, जिनजियांग प्रांत है, आउटर मंगोलिया है, और यहाँ पर ये ब्रिटिश इंडिया है, इसकी ये स्थिति है। यहाँ पर हम देखते हैं इसके ऊपरी भाग में अब सीमा रेखाओं में कुछ परिवर्तन दिख रहा है। जो 1820 में जो स्थिति थी वो ब्रिटिश पीरियड में आकर के स्थिति परिवर्तित हो गई है। और यहाँ भी जो भी भारत के संबंध होते थे वो या तो जिनजियांग, जो कि पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं था, और न तिब्बत, इसके साथ ये स्थिति बनती थी। अब प्रश्न ये उठता है कि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद कब से प्रारंभ हुआ। तो हम अगर इसके प्रारंभ के विषय में देखें तो सबसे पहले इसका प्रारंभ अगर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो पहले एंग्लो सिख वॉर में इसकी उत्पत्ति के विषय में देखा जा सकता है। यहाँ 1946 में जब ब्रिटिश और सिख के बीच में युद्ध हुआ और उसमें ब्रिटिशर्स ने सिख को पराजित किया, और जो क्षेत्र उन्हें सिख से प्राप्त हुए उस क्षेत्र को उन्होंने मात्र 75 लाख रुपए में तत्कालीन जम्मू कश्मीर के महाराजा गुलाब सिंह को उस क्षेत्र को दे दिया। उसके बाद महाराजा गुलाब सिंह के बाद महाराजा रणवीर सिंह का जब शासन हुआ जम्मू कश्मीर पर, तो उन्होंने सर्वे ऑफ इंडिया के एक ब्रिटिश ऑफिसर थे विलियम जॉनसन, जिन्होंने 1865 में भारत और तिब्बत के बीच में जॉनसन लाइन के विषय में उसका सर्वेक्षण किया और जॉनसन लाइन को भारत और तिब्बत के बीच की रेखा के रूप में स्थापित किया। ये रेखा कुनलुन पर्वत श्रेणियों के ऊपर थी, एट द क्रेस्ट ऑफ कुनलुन माउंटेन्स, और इसमें अक्साई चीन का क्षेत्र भारत के क्षेत्र में सम्मिलित था। जम्मू कश्मीर का जो तत्कालीन राज्य था रणवीर सिंह का, उसके अंतर्गत इस क्षेत्र को, अक्साई चीन के क्षेत्र को सम्मिलित किया गया था। उसके बाद 1899 में, 1865 में जॉनसन लाइन अस्तित्व में आई थी, और उसके बाद 1899 में मैकार्टनी मैकडोनाल्ड लाइन, इसको ये अस्तित्व में आई थी, और इस लाइन में अक्साई चीन को भारत में नहीं बल्कि चीन में दिखाया गया था। और चीन ने 1959 तक इस रेखा के अस्तित्व को स्वीकार किया था। यद्यपि कि 1914 के समझौते में उन्होंने पूरी तरह से इस रेखा को नहीं माना था, लेकिन फिर भी कुछ सीमा तक वो जॉनसन लाइन की अपेक्षा मैकार्टनी मैकडोनाल्ड लाइन को
भारत की पश्चिमी सीमा पर उन्होंने अधिक महत्व दिया था। और एक और सीमा रेखा जो अस्तित्व में आई भारत और चीन के बीच में, वो पूर्वी क्षेत्र में आई, जहां आप अरुणाचल प्रदेश देखते हैं, वहां पर जो सीमा रेखा है उसको मैकमोहन लाइन कहा गया। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि 3 सीमा रेखाएं हैं, एक जॉनसन लाइन, एक मैकडॉनल्ड लाइन और तीसरी मैकमोहन लाइन, जो भारत की पूर्वी सीमा पर स्थित है। ये देखिए, ये विवाद के 3 क्षेत्र हैं। एक ये पश्चिमी क्षेत्र है, वेस्टर्न सेक्टर जिसको कहते हैं, यहाँ पर अक्साई चीन क्षेत्र है। वर्तमान में यहीं पर सबसे अधिक समस्याएं हैं। ये सेंट्रल सेक्टर है, मध्य का क्षेत्र, यहाँ भी समस्याएं आई थी, लेकिन 2003 में चीन ने इसको, सिक्किम को भारत का अंग मान लिया और फिर यहाँ पर अब काफ़ी सीमा तक विवाद की समाप्ति हो चुकी है। और ये ईस्टर्न सेक्टर है, ये अरुणाचल प्रदेश में है, ये लाल रंग में आप देखिए, ये विवादित क्षेत्र है, यहीं पर मैकमोहन लाइन है। और 1962 के युद्ध में चीन इस रेखा को पार करते हुए काफ़ी अंदर तक चला आया था, लेकिन फिर जब उसने सीज फायर किया तो फिर उसकी सेनाएं वापस चली गई थीं। और इस क्षेत्र को भी चीन जो है वो अपना क्लेम करता है, लेकिन अभी यहाँ पर अधिक विवाद नहीं है। ये देखिए, ये सीमा रेखाएं हैं जिनके विषय में अभी हम बात कर रहे थे आपसे, कि ये काले रंग में ये जो रेखा है, ये जॉनसन लाइन है, जिसको 1865 में ब्रिटिश सर्वेयर जॉनसन ने प्रपोज किया था। और ये जो हरे रंग में आप देख रहे हैं, ये मैकडॉनल्ड मैकार्टनी लाइन है, जो 1899 में प्रपोज की गई थी और इसको चीन ने 1959 तक कुछ महत्व दिया था। और ये जो पीले रंग की रेखा आप देख रहे हैं, ये सिंकियांग तिब्बत रोड है, जिसका निर्माण 1957 में हुआ था। और ये जो नीले रंग की रेखा आप देख रहे हैं, ये जो रेखा है, ये 1962 के बाद में अस्तित्व में आई थी, जिसको LAC कहा गया, लाइन ऑफ कंट्रोल। और ये जो लाल रंग की रेखा है, ये चीन जो है ये अपनी वास्तविक सीमा को मानता है और इसी को लेकर के यहाँ पर लगातार वर्तमान विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो ये वर्तमान नीले रंग में वर्तमान लाइन ऑफ कंट्रोल है और ये जो लाल रंग में रेखा है, ये इसके विषय में कहा जा रहा है कि ये चीन यहाँ तक अपना क्षेत्र मानता है। अब इस सीमा, भारत चीन सीमा विवाद में भारत की स्वतंत्रता के बाद क्या स्थिति विकसित हुई, इसके विषय में हम देखते हैं। समस्या प्रारंभ कब से हुई? जब से चीन में राष्ट्रीय तत्वों के ऊपर कम्युनिस्ट तत्व अधिक प्रभावी हुए और उन्होंने पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की। माओ जेडोंग जो है वो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना के मुख्य लीडर थे और इन्होंने तिब्बत के ऊपर अपना नियंत्रण पूर्ण रूप से स्थापित कर लिया। ये अब इन्होंने तिब्बत की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया और इसके लिए यहाँ पर बैटल ऑफ चामडो का युद्ध हुआ था। वहाँ पर चीन की सेना गई थी, PLA पीपल लिबरेशन आर्मी चीन की, और उसने तिब्बत के ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और वहाँ के तत्कालीन सैन्य अधिकारियों को, जो तिब्बत के थे, उनको मजबूर किया कि वो एक समझौते पर अपने हस्ताक्षर करें। तिब्बत के ऊपर जब चीन ने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया तो उस समय एक कह सकते हैं कि एक चौंकाने वाला तथ्य भी सामने आया था और वो तथ्य ये था कि अल सल्वाडोर, जैसे आपको मालूम है मध्य अमेरिकी देश है, उसने यूनाइटेड नेशन में चीन के इस कृत्य की शिकायत की थी और कंप्लेंट दर्ज कराई थी कि गलत तरीके से चीन ने तिब्बत के ऊपर कब्जा किया है। लेकिन उस समय भारत और ब्रिटेन दोनों ने यूनाइटेड नेशन में इस अल सल्वाडोर के इस प्रस्ताव का विरोध किया था।
तो ये एक अनोखी घटना थी, क्योंकि भारत के हित उस समय तिब्बत की स्वतंत्रता में निहित थे, लेकिन उसके बाद भी भारत ने चीन के विरोध में जो प्रस्ताव आया था उसका विरोध किया था। पूरे 1950 के दशक में फिर चीन और भारत के बीच में विवाद बढ़ता रहा। चीन कहता रहा कि हमारा क्षेत्र यहाँ तक है, भारत का भी ये कहना था कि हमारा ये क्षेत्र यहाँ तक है, और दोनों देशों के मध्य तनाव की स्थिति बढ़ती गई। अंत में जाकर ये तनाव जब अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचा तो 1962 का युद्ध हुआ, और चीनी सेनाओं ने मैकमोहन लाइन को, जैसा कि मैंने आपको बताया था अरुणाचल प्रदेश के पास, मैकमोहन लाइन को पार किया और भारत के विस्तृत क्षेत्र पर अपना कब्जा कर लिया। नवंबर 1962 में चीन ने सीज फायर डिक्लेयर किया, और उस समय तक उसने पश्चिम से लेकर पूर्व तक एक नई LAC, एक नई लाइन ऑफ कंट्रोल की स्थापना कर दी थी, जो जॉनसन लाइन या मैकडॉनल्ड लाइन से कहीं अलग थी। हाँ, पूर्वी क्षेत्र में जरूर चीन मैकमोहन लाइन के पार वापस चला गया था, और उसने अरुणाचल क्षेत्र में जो क्षेत्र अपने अंतर्गत लिए थे उन्हें वापस भारत को दे दिया था। उन्नीस के युग के द्वारा जो चीन का मुख्य उद्देश्य था, अक्साई चीन क्षेत्र को सम्मिलित करना, उस उद्देश्य की पूर्ति हो गई थी। 1967 में चीन की आर्मी ने फिर नोटुला पोस्ट जो है सिक्किम के पास, वहाँ पर भारत के ऊपर आक्रामक नीति अख्तियार की, लेकिन फिर भारत के उचित उत्तर देने के कारण उन्हें वापस जाना पड़ा। 1993 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी ने शांतिपूर्ण समझौता किया था LOC के लिए कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वहीं तक दोनों देशों की सेनाएं सीमित रहेंगी और आपसी संबंध जो हैं वो शांतिपूर्ण रहेंगे, और जो भी विवाद होगा उसको शांतिपूर्वक उसका निपटारा किया जाएगा। 2003 में चीन ने सिक्किम को भी विवाद रहित कर दिया और उस पर भारत की संप्रभुता को स्वीकार किया। 2013 में फिर दौलत बेग ओल्डी जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रेटजिक स्थान है जो लद्दाख में स्थित है, और इसके विषय में कहा जाता है कि ये भारत ही नहीं पूरे विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित हवाई पट्टी है, और इसको बहुत ही स्ट्रेटजिक माना जाता है कि यहाँ पर नियंत्रण, और वर्तमान में भी दौलत बेग ओल्डी तक जो भारत की एक हाईवे का निर्माण हुआ है उसको लेकर के चीन ने बहुत ही गंभीर एतराज़ जताए हैं, और उसको ये रोड का निर्माण और दौलत बेग ओल्डी का जो विकास है उसको अपने लिए उससे खतरा महसूस होता दिखाई दे रहा है। फिर 2017 में भारत और चीन के बीच में डोकलाम विवाद आया। डोकलाम वैसे तो भूटान का भाग है और ये एक तिरछा लॉन्ग नैरो पठार है, लंबा और सकरा पठार है, और इस पठार के ऊपर चीन ने 2017 में एक मार्ग बनाने का प्रयास किया, और जिसको भारत ने जिसके ऊपर अपना एतराज़ जताया। भारत, हालांकि चीन का कहना था कि ये भाग जो है वो भूटान और चीन के बीच के विवाद की स्थिति है, लेकिन भारत ने इसमें अपना हस्तक्षेप किया, क्योंकि ये जो सिलीगुड़ी का कॉरिडोर है, आपको मालूम है कि बांग्लादेश के ऊपर सिलीगुड़ी के पास से ही एक पतला कॉरिडोर जाता है जो भारत की मुख्य भूमि और जो भारत के 7 ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनके बीच में संबंध स्थापित करता है, और डोकलाम प्लेटो इसके ठीक उत्तर में है। तो अगर डोकलाम पर चीनी सेनाओं की उपस्थिति दर्ज की जाती है तो वो भारत की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा होगी, क्योंकि भारत अगर
अपने इस क्षेत्र की सुरक्षा नहीं कर पाता है तो भारत की मुख्य भूमि और जो इसके साथ उत्तर पूर्व के राज्य हैं उनके बीच का रास्ता जो है वो समाप्त हो सकता है। इसलिए भारत इसको अत्यधिक महत्व देता है और इसीलिए उसने डोकलाम में अपना हस्तक्षेप किया और अंत में उसको सफलता भी प्राप्त हुई। और डोकलाम में जो मार्ग का निर्माण चीन के द्वारा किया जा रहा था, भारत ने उसको रोकने में सफलता प्राप्त की। ये देखिए, ये वहाँ का है, ये कॉरिडोर है, यहाँ पर नाटुला है, ये चीन है, ये सिक्किम है और ये भूटान है और ये सिलीगुड़ी का कॉरिडोर है। तो यहाँ पर ये जो पठार है इसी के ऊपर चीन अपना निर्माण कर रहा था और ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर के लिए खतरा हो सकता था, इसीलिए भारत ने इसमें हस्तक्षेप करके इसको रोका। अब वर्तमान परिदृश्य क्या है, वर्तमान में क्या हो रहा है पिछले कुछ माह से, इसमें हम देखते हैं कि LOC जो है वो भारत लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भारत और चीन के बीच विवादास्पद है। दोनों सेनाओं के, भारत और चीन दोनों देशों की सीमाओं के अलग अलग अपने अपने परसेप्शंस हैं, अपनी अपनी धारणाएं हैं कि ये LAC यहाँ तक है, चीन का कहना है, जबकि भारत का कहना है कि ये यहाँ तक है, ये विवादित है। और पेंगोंग लेक क्षेत्र जो है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर ही 1962 में पेंगोंग लेक के क्षेत्र से ही चीन की सीमाएं चुशुल क्षेत्र तक पहुँची थी और इसको भी बहुत स्ट्रेटजिक माना जाता है। इसीलिए पेंगोंग लेक के क्षेत्र के ऊपर चीन और भारत दोनों निरंतर लगे रहते हैं कि वहाँ पर सीमाओं का उल्लंघन न हो, क्योंकि वहाँ पर अगर चीन आगे बढ़ता है तो फिर चुशुल क्षेत्र तक पहुँचने में उसे समस्या नहीं आएगी और ऐसी स्थिति में भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए महत्वपूर्ण व्यवधान उपस्थित हो सकता है। ये देखिए, ये अभी का वर्तमान जो सबसे विवादित क्षेत्र है उसके विषय में ये बताया जा रहा है। ये दौलत बेग ओल्डी है, यहाँ पर सबसे ऊंची हवाई पट्टी है और ये वो सड़क है, ये राजमार्ग है जो लेह से लेकर के दौलत बेग ओल्डी तक भारत ने विकसित किया है। अभी जो सबसे बड़ी समस्या चीन को प्रतीत हो रही है कि इस रोड के बन जाने के कारण भारत का प्रभुत्व इस क्षेत्र में बहुत अधिक बढ़ जाता है और उसके बाद ये जो विवादित अक्साई चीन का क्षेत्र है, भारत इस पर अपनी आक्रामक नीति अख्तियार कर सकता है। तो चीन की आंखों में जो चीज़ सबसे अधिक इस समय गड़ रही है वो इस सड़क का निर्माण है। इसलिए चीन इस पूरे, ये देखिए आप काले रंग में, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है और चीन अब यहाँ पर निरंतर विवाद की स्थिति इसीलिए उत्पन्न कर रहा है कि यहाँ पर स्थित ऊंची पहाड़ियों पर वो बैठ जाए और युद्ध की स्थिति में ये जो मार्ग भारत ने विकसित किया हुआ है, यहाँ से अगर भारत की सेनाएं, भारत के हथियार, बख्तरबंद गाड़ियाँ, टैंक अगर यहाँ से निकलते हैं तो वो ऊंचे स्थानों पर बैठ करके भारत के ऊपर हमला कर सके और दौलत बेग ओल्डी से, जहाँ से भारत की वायुसेना जो है चीन के लिए गंभीर खतरा बन सकती है, वहाँ पर भी भारत के प्रभाव को समाप्त कर दिया जाए। तो इसलिए ये जो है यही विवादित क्षेत्र है वर्तमान में। अब फिर यहाँ पर आप देखें कि ये सीमा रेखाएं हैं, ये हरे रंग में इसको भारत सीमा रेखा मानता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और ये लाल रंग में ये चीन जो है ये अपनी LAC मानता है। ये दोनों के बीच में विवाद का क्षेत्र है, ये लाल रंग की रेखा और हरे रंग की रेखा के बीच में। यहाँ पर ये भारत अपनी सीमा रेखा मानता है और ये चीन अपनी सीमा रेखा मानता है। ये यहाँ पर श्योक नदी है, ये दौलत बेग ओल्डी है और ये चीन का वेस्टर्न हाईवे है जो चीन और पाकिस्तान के बीच में अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर ये देखिए आप, ये जो विवादित क्षेत्र है 10 किलोमीटर का भारत और चीन के बीच में, यहाँ पर चीन ने ये लाल रंग में आप देखिए ये 4 कैंप बना लिए
और उसके उत्तर में भारत ने, ये देखिए भारत का तिरंगा लहरा रहा है, यहाँ पर 8 कैंपों की स्थापना कर दी और ये दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने इस विवादित क्षेत्र में आ गई। ये भी देखिए कि इसके पूर्व की क्या स्थिति रहती थी। भारतीय सेनाएं यहाँ तक पेट्रोलिंग करती रहती थी और चीन की सीमाएं यहाँ तक पेट्रोलिंग करती रहती थी। लेकिन अभी विवाद की स्थिति में ये स्थिति उत्पन्न हुई कि चीनी सेनाओं ने भारत के यहाँ तक पहुँचने पर रोक लगा दी। अब ये पेंगोंग लेक है, इसके बारे में कुछ जानकारियां यहाँ पर दी गई हैं। ये 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। पेंगोंग लेक में कहाँ तक चीन का प्रभुत्व है, कहाँ तक भारत का प्रभुत्व है, इस बारे में विवाद की स्थिति निरंतर बनी रहती है। पेंगोंग लेक की उत्तरी सीमा पर कुछ पर्वत श्रेणियाँ हैं जिनको फिंगर कहा जाता है और ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में हम उनको स्पर्स कहते हैं, SPURS, स्पर्स। इनके विषय में कहा जाता है कि यहाँ पर 8 फिंगर्स हैं, 8 फिंगर हैं। भारत और ये जो 8 फिंगर्स हैं ये विवादित हैं। भारत चीन की सीमा को 8वीं फिंगर तक मानता है और चीन भारत की सीमा को दूसरी फिंगर तक मानता है। और जो बीच का विवादित क्षेत्र है, इनके बीच में दोनों देशों की सेनाएं वो पेट्रोलिंग करती रहती हैं। लेकिन 15 और 16 मई को यहाँ पर फिंगर 4 के पास जो है दोनों देशों की सेनाओं के मध्य झड़प हुई, जहाँ पर चीनी सेना भारत का जो क्षेत्र है, भारत अपना क्षेत्र 8वीं फिंगर तक मानता है और चीन 4थी फिंगर पर आकर के निर्माण करने का प्रयास कर रहा था, अपने बंकर्स और अपने टेंट्स को लगा रहा था। और जिसको भारतीय सेना ने जिसका विरोध किया, अपने क्षेत्र में इसको अतिक्रमण माना और यहीं पर झड़प की स्थिति प्रारंभ हुई। यहाँ पर चीनी सेना भारतीय सैनिकों को फिंगर 2 तक वापस भेज देना चाहते थे। ये देखिए, ये मानचित्र है, ये लंबी और सकरी झील है और ये पहली फिंगर है, ये दूसरी फिंगर है, ये तीसरी फिंगर है, ये चौथी फिंगर है, ये 5वीं फिंगर है, ये 6ठी, ये 7वीं और 8वीं फिंगर। भारत जो है वो अपना नियंत्रण यहाँ तक मानता है, 8वीं फिंगर तक, और चीन अपना नियंत्रण दूसरी फिंगर तक मानता है। ये बीच का विवादित क्षेत्र है और इस क्षेत्र में जो ये झील का क्षेत्र में है, यहाँ पर दोनों स्टीमर से दोनों देश की सेनाएं निरंतर पेट्रोलिंग करती रहती हैं। और यहाँ पर विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई जब फिंगर 4 के पास चीनी सेना अपना निर्माण कर रही थी, तो भारतीय सेना ने इनका विरोध किया और यहाँ पर ही पहली बार ये गंभीर झड़प दोनों देशों के बीच में हुई, जिसमें दोनों देशों के सैनिक घायल हुए। ये सुंदर पेंगोंग लेक का एक दृश्य है और ये जो है इन्हीं को स्पर्स कहा जाता है। अब पेंगोंग लेक के बाद गलवान वैली में क्या स्थिति उत्पन्न हुई, इसके ऊपर हम लोग देखते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो मार्ग का निर्माण भारत के द्वारा किया गया है, उससे चीन की चिंताएं बढ़ गईं और उसने भारत के ऊपर आरोप लगाया कि भारत उसके क्षेत्र में अतिक्रमण करने का प्रयास कर रहा है। और 15 जून को बिहार रेजिमेंट की एक पेट्रोलिंग टीम थी जो गलवान वैली में गई, जो समझौतों की वार्ता के पश्चात ये था कि चीन अपने कुछ कैंप वहाँ से गलवान वैली से हटा लेगा। और इसी का निरीक्षण करने के लिए जब बिहार रेजिमेंट की एक टुकड़ी वहाँ पर गई कर्नल संतोष बाबू जी के नेतृत्व में, तो वहाँ पर चीनी सैनिकों ने उनके ऊपर हमला किया और जिसमें हमारे महावीर परमवीर कर्नल संतोष बाबू जी को अपने प्राणों की आहुतियाँ देनी पड़ी। लेकिन भारतीय सेना की एक अन्य टुकड़ी ने 45 मिनट के बाद ही वहाँ पर जवाबी हमला किया और उस जवाबी हमले में 30 चीनी सैनिक
मारे गए और हमारे 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए, लेकिन उन्होंने चीनी सेना को मजबूर किया वहाँ से पीछे हटने के लिए। और फिर उसके बाद से दोनों देशों के बीच निरंतर वार्ताएं चल रही हैं, डिप्लोमेटिक टॉक्स भी चल रहे हैं, सचिव स्तर पर वार्ताएं चल रही हैं, सेना में भी मेजर जनरल स्तर पर वार्ताएं चल रही हैं कि किसी प्रकार से ये जो खूनी झड़पें हुई हैं ये एक बड़े युद्ध का रूप धारण न कर पाएँ। एनएसए, हमारे देश के एनएसए डोवाल जी और चीन के फॉरेन मिनिस्टर, इन दोनों के बीच में ये समझौता हुआ है कि शांतिपूर्ण तरीके से ही इस विवाद को सुलझाया जाए। सुलझाना जाना ही दोनों देशों के हितों में है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि गलवान वैली से चीनी सेनाएं जो हैं वो वापस हट गई हैं, लेकिन अभी भी पेंगोंग लेक में फिंगर 5 के पास चीनी सेनाएं बनी हुई हैं और देवसांग क्षेत्र में भी चीनी सेनाएं हट नहीं रही हैं। इसलिए अभी भी विवाद की स्थिति निरंतर बनी हुई है। और अब एक अत्यंत महत्वपूर्ण मीटिंग 20 अगस्त को होने वाली है। ये मीटिंग वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडो चाइना बॉर्डर के ऊपर होगी और इस मीटिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने की संभावना है। ये गलवान वैली का मैप है। ये देखिए, ये शोक रिवर है, यहाँ पर गलवान एस्चुरी है, ये गलवान वैली है, ये भारतीय क्षेत्र है और ये चाइनीज़ क्षेत्र है। यहीं पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच में खूनी झड़प हुई थी, जिसमें हमारे देश के 20 सैनिक शहीद हुए थे और चीन के 43 सैनिक मारे गए थे। अब अंत में आकर के हम देखेंगे कि इनके इस खूनी झड़प अगर ये युद्ध में परिवर्तित होती है तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। ये जो भारत और चीन का सीमा विवाद है, इसके क्या परिणाम आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जहां दोनों देशों को अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, वहां पर ये दोनों देश हथियार और तरह तरह के लड़ाकू विमान, तोपें, इस प्रकार से इनको खरीदने की अंधी दौड़ में सम्मिलित होंगे, जिससे कहीं न कहीं जाकर के इनकी अर्थव्यवस्था निश्चित रूप से प्रभावित होगी। दूसरा परिणाम ये सामने आ सकता है कि भारत और चीन के बीच में जो वर्तमान में 92 बिलियन US डॉलर का व्यापार चल रहा है, आयात और निर्यात हो रहे हैं, उसके ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। तीसरा परिणाम ये हो सकता है कि इस विवाद के कारण पूरे दक्षिण एशिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया और पूरे दक्षिणी चीन सागर में एक अस्थिरता और तनाव का माहौल जो बनना प्रारंभ हो गया है और निरंतर बनता रहेगा। एक अन्य प्रभाव इसका ये हो सकता है कि इस पूरे दक्षिण एशिया क्षेत्र पर संयुक्त राज्य अमेरिका और जो अन्य नाटो कंट्रीज़ हैं उनका हस्तक्षेप बढ़ जाएगा और दक्षिण एशिया में भी कई देशों के मध्य पोलराइजेशन की स्थिति बनेगी। जैसे कि हम जानते हैं कि चीन के साथ पाकिस्तान, नेपाल जैसे देश जा सकते हैं, भारत के साथ भी देश आएंगे और ये जो पोलराइजेशन होगा ये हर प्रकार से दोनों देशों के लिए नुकसानदेह सिद्ध हो सकता है। एक प्रभाव इसका कोरोना के नियंत्रण करने के लिए जो वैश्विक स्तर पर और जो हमारे देश में प्रयास चल रहे हैं उनके ऊपर भी इसका विपरीत प्रभाव देखने को मिल सकता है। और कोरोना के इस काल में हम या भारत, चीन या विश्व का कोई भी देश एक बड़े युद्ध की तरफ जाना किसी भी प्रकार से समझदारी नहीं कही जाएगी। और अगर एक परिणाम ये भी है कि अगर एक बड़ा युद्ध होता है या हथियारों की होड़ होती है तो इसका सबसे बड़ा प्रभाव आम आदमी के ऊपर पड़ता है। आम आदमी को ही इसमें अधिक झेलना पड़ेगा। आम आदमी की जेब ही इसमें, इस कोरोना काल में जहां लोग आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, वहां युद्ध की स्थिति में उनके ऊपर आर्थिक रूप से और गंभीर प्रभाव पड़ेंगे। तो अंत में यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि
युद्ध के द्वारा, और विशेष तौर पर जबकि आणविक हथियार, परमाणु हथियारों की होड़ मची हुई है पूरी दुनिया में, और चीन और भारत दोनों परमाणु हथियारों से लैस हैं, तो इसमें युद्ध के द्वारा किसी भी समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता है। इसलिए इसमें बहुत ही, जिसको हम कह सकते हैं कि एक ऐसे अप्रोच की आवश्यकता है कि जिससे इस समस्या को आपसी बातचीत और सौहार्दपूर्ण वातावरण के द्वारा ही इस समस्या को दूर किया जाए। युद्ध के द्वारा इस समस्या का कोई परिणाम नहीं प्राप्त हो सकता है। लेकिन अंत में जो चीज़ सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वह यह है कि दोनों देशों के बीच शक्ति संतुलन की स्थापना बनी रहनी चाहिए, और किसी भी स्थिति में हम अपने राष्ट्रीय गौरव, एकता और संप्रभुता के साथ समझौता नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें चीन के साथ लगातार ऐसी स्थिति बनाए रखनी है कि कहीं से भी हमारी राष्ट्रीय एकता, अखंडता प्रभावित न हो। और अंत में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ऐसे कई देशों में ऐसे अति महत्वाकांक्षी शासक हुए हैं जिन्होंने पूरे विश्व की शांति व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न किया है। जहां अति महत्वाकांक्षा जन्म लेती है वहां पर ही गंभीर समस्याएं प्रारंभ होती हैं। हमने प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध देखा था, हिटलर और मुसोलिनी को देखा था, उनकी महत्वाकांक्षा ने कितना विश्व में कितनी हानि पहुंचाई। इसी प्रकार से अगर हम चीन के वर्तमान राष्ट्रपति महोदय को देखते हैं, और जब गवर्नेंस ऑफ चाइना जैसी पुस्तकें पढ़ते हैं, तो इसमें ये शी जिनपिंग की महत्वाकांक्षाओं पर प्रकाश पड़ता है कि ये किस प्रकार से पूरे विश्व को किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं और इनकी महत्वाकांक्षाएं कहाँ तक हैं। तो अति महत्वाकांक्षा चीन के लिए भी गंभीर व्यवधान उत्पन्न कर सकती है और पूरे विश्व की शांति व्यवस्था के लिए भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकती है। इसलिए हम आशा ही नहीं विश्वास करते हैं कि अति महत्वाकांक्षाओं का त्याग करते हुए हम पूरे विश्व में शांति व्यवस्था और प्रगति के वातावरण को बनाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच।